जिस वक्त का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आई और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि हमारी कोशिश है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएं। उसको लेकर हमने तैयारियां पूरी की। हमने चुनावी राज्यों का दौरा किया। चुनावी राज्य का दौरा करने के बाद अपनी तैयारियों के आधार पर हमने आखिरकार चुनाव की जो तारीख है उसको लेकर ऐलान कर दिया है। तो देखिए, असम, तमिलनाडु की बात हो, चाहे पुडुचेरी की बात हो, ये वो राज्य जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल को। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में एक ही फेज में चुनाव होगा। असम में 9 अप्रैल, केरल में 9 अप्रैल और पुडुचेरी में भी 9 तारीख को वोट होने वाले हैं। और इस बीच सबसे बड़ी जानकारी है कि 4 तारीख को, क्योंकि 21 मई तक कार्यकाल है और ऐसे में 4 मई को नतीजे आएंगे। और उससे पहले ये मानकर चला जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपनी अपनी ओर से तैयारियां लगभग पूरी की गई। चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारियां पूरी की गई। 23-29 तारीख को एक तरफ जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी तो तमिलनाडु में 23 तारीख को, असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और जो नतीजे हैं वो 4 मई को आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने यह क्लियर कर दिया है कि इस बार बंगाल में 2 चरणों के अंदर वोटिंग होने वाली है और केरल, असम, पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी कि 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। जो 5 राज्यों का रिजल्ट है वो 4 तारीख को आएगा। इसके साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों में और उसमें जो यूटी भी शामिल है, 17 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं और 824 कुछ सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 तारीख को कर दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछली बार जो बंगाल के हालात थे, बंगाल के हालातों के मद्देनजर 8 चरणों में वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 2 चरणों में ही वोटिंग होने जा रही है। अब आती है बात असम की, तमिलनाडु की, केरल की, पुडुचेरी की, तो वहां पर सिंगल फेज में वोटिंग होने जा रही है। और सबसे खास बात यह कि असम की जब हम बात करते हैं तो असम में खास तौर पर जरूरत इस बात की है बीजेपी को कि इस बार वहां पर सरकार फिर से रिपीट हो। लेकिन इसके साथ ही तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहां पर यह कोशिश है कि इस बार वहां पर जो अपनी मौजूदगी है वो दर्ज कराई जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि जब आप केरल की बात करते हैं तो केरल में भले ही जो वायनाड सीट है उस पर मजबूती बना ली जाए, लेकिन इसके अलावा केरल में जो जनाधार है उसको लेकर कांग्रेस को भी सोचना होगा कि इस बार वहां पर कांग्रेस क्या कुछ कर पाती है। अब बात करते हैं देखिए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में विशेष तौर पर रीजनल पार्टीज का ही दबदबा रहता है। इस बार क्या वहां पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में आपने देखा लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आए और साउथ की पॉलिटिक्स पर बीजेपी लगातार फोकस करती हुई नजर आई, चाहे पिछली बार का चुनाव हो या फिर इस बार का चुनाव हो। इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और लगातार तमाम बड़े नेताओं का वहां पर पहुंचना, क्योंकि 234 सीटों वाला तमिलनाडु है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि डीएमके और एआईडीएमके, इनके अलावा वहां पर दूसरी जो और पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा उभर पाई नहीं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति इस बार क्या कुछ रहती है ये बहुत देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ ये है कि इस बार क्या कुछ कांग्रेस कर पाती है या बीजेपी इस बार क्या कुछ कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। अब धीरे धीरे बीजेपी ने कोशिश की कि प्रभाव यहां पर बढ़ाया जाए, खासकर शहरी और युवा वोटर्स में पकड़ बनाने की रणनीति पर काम किया गया। अब तमिलनाडु की राजनीति को अगर समझा जाए तो लंबे समय से द्रविड़ जो 2 पार्टीज हैं उन्हीं का दबदबा यहां पर माना जाता है। डीएमके, एआईडीएमके, राष्ट्रीय पार्टीज का प्रभाव अपेक्षाकृत कम माना जाता है। 2026 के चुनाव के मुद्दों की अगर बात करते हैं, द्रविड़ बनाम राष्ट्रीय राजनीति का जिक्र हो रहा है, भाषा और सांस्कृतिक पहचान का जिक्र हो रहा है, दूसरा जो फ्री स्कीम्स है उसका जिक्र हो रहा है, उद्योग और रोजगार, कावेरी जल विवाद, ये विषय हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, गौरव जुड़ रहे हैं मेरे साथ में और हमारी पॉलिटिकल लीडर जुड़ रही हैं इस वक्त अदिति नागर। जल्दी से अदिति, सबके आपके पास सबसे पहले आते हुए, इस बार आप केरल की बात करते हैं, केरल की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस कहता है? देखिए, केरल में स्ट्रैटेजी बीजेपी की ये है कि सबसे बहुत लंबे समय से केरल पे काम किया। आरएसएस एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रहने वाला है। आरएसएस जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में काम करता था, आरएसएस वैसे ही केरल में लंबे समय से काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं आरएसएस आपने देखा जब जब ग्राउंड फुट पे काम होता है तो वो बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। दूसरा, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी अपने चेहरे, काम और साथ में आपने बीच में देखा होगा, हालांकि ये दूसरे विषय है, पर आपने देखा कि कैसे हिंदुओं के साथ साथ एक बड़ी कम्युनिटी को अपने साथ लाने की जरूरत ये पहले ही महसूस हो गई थी बीजेपी को, जिसको उन्होंने लाने की साथ कोशिश की है। और पिछले 1 या 2 सालों में नहीं, पिछले 5 सालों में, पिछले केरला चुनाव के बाद ये रियलाइजेशन कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी और थोड़े बहुत जातियों से नहीं होगा, यहाँ पे 2 कम्युनिटी को साथ लाना जरूरी है। इसलिए इस बार बीजेपी ये बैंक कर रही है कि वो हिंदू प्लस क्रिश्चियन का जो ये गेम है उसको
उसको अच्छे से करे। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नजर आता है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर एक जो बड़ा फैक्टर है वो जाहिर तौर पे राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो अब प्रियंका गांधी की हो चुकी है, एक वो बड़ा फैक्टर है। केसी वेणुगोपाल बड़ा फैक्टर है। तो अगर केरला में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल जो लंबे समय से पार्टी के एक अध्यक्ष की भूमिका में है, सो कॉल्ड, हालांकि है वो जो संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही आएगा कि केरला में परास्त करना, मतलब बीजेपी जो दक्षिण में बची कुछ ही जगह है, दक्षिण में केरला में ही सबसे अच्छी पोजीशन में कर्नाटक के बाद नजर आती है, तो वहां परास्त हो जाएगा। और राहुल गांधी जिसको एक बार अमेठी से बाहर निकाला था, ठीक वैसे ही इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि केरला में भी जनता को बता दिया जाए और उसमें पूरे देश भर में मैसेज जाएगा कि केरला में भी कोई राहुल गांधी का इंपैक्ट नहीं है। इसीलिए बीजेपी आरएसएस से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर नतीजे के अच्छे आते हैं, बीजेपी के पक्ष में आते हैं या थोड़ा बहुत भी अच्छे आते हैं, तो उसमें आरएसएस का बड़ा रोल, और एक जो ये वक्फ बोर्ड में वहां पर जो क्रिश्चियंस की जो जमीन थी, वो चर्चेस की जमीन को वापस लौटाना जो कि पहले वक्फ बोर्ड के नाम पर चली गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें साबित होने वाला है। हालांकि इतना आसान नहीं है केरला की राजनीति। आपने देखा कि केरला जी, अच्छा मैं आ रही हूँ गौरव के पास, जा रही हूँ। गौरव, 16 को उठाकर देखें, 21 को उठाकर देखें तो पहले 7 चरण में बंगाल में चुनाव, फिर 8 चरण में चुनाव, इस बार 2 चरण में चुनाव। ये दर्शाता है कि बंगाल के हालात अब बहुत बेहतर हो चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव को नहीं छोड़ा था। भले चुनाव बीत गया था, लेकिन अपनी जो तैयारी थी ग्राउंड पर, जो जमीनी तैयारी थी, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश और उमंग भरने की जो तैयारी थी, कभी बीजेपी उससे अलग नहीं हुई। और शायद यही एक बड़ा इम्पैक्ट था कि अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम हुआ और जो रैली हुई, हमने देखा कि पूरा खचाखच जो मैदान था वो भरा हुआ था। और इसकी चर्चा समूचे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इस ब्रिगेड मैदान की जब बात होती है तो यह भी कहा जाता है कि ब्रिगेड मैदान को कोई भर नहीं पाया। अगर जिसने ब्रिगेड मैदान को भर दिया, इसका मतलब उसकी हवा बंगाल में है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ग्राउंड पर किस तरीके से मजबूती के साथ काम कर रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करें, 2 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। पहले चरण की अगर हम बात करें तो 154 जो विधानसभा की सीटें पहले चरण में उस पर चुनाव हो रहा है। और इन सीटों की अगर हम बात करें, इसमें भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पूर्व में हमने देखा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी ने कई सवाल भी खड़े किए। कुछ हिस्सों में दंगे की खबरें आई, कुछ हिस्सों में लगातार जो मारपीट की घटनाएं हैं, लिंचिंग की घटनाएं हैं, वो निकल करके सामने आई। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगर बात करें तो उनका यह भी कहना था कि जो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराना था, चुनाव को 2 चरणों में संपन्न कराने के लिहाज से जमीनी स्तर पर जिस तरीके की तैयारियां थी, वो भी एक बहुत अहम कड़ी थी। एसआईआर की प्रक्रिया से ठीक पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने वहां पर जो स्थानीय अधिकारी थे उनके साथ भी उन्होंने बातचीत किया, उनके साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा ग्राउंड पर अगर हम बात करें, अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत किया, क्योंकि जो फोर्सेस की तैनाती करनी होती है, उसकी जो व्यवस्था है वो ग्राउंड लेवल पर देखनी होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं पश्चिम बंगाल में जहां पर बिना फोर्सेस की तैनाती के, वो भी मजबूत तरीके की तैनाती करनी पड़ती है। ड्रोन से निगरानी करनी होती है, सीसीटीवी कैमरे लगाने होते हैं, किसी प्रकार की कोई दंगे जैसी स्थिति ना हो। तो ऐसे में 2 चरणों में चुनाव कराना, ये जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने भी बहुत ज्यादा जो होमवर्क है वो पश्चिम बंगाल में किया है। दूसरी तरफ अगर हम एसआईआर की प्रक्रिया की बात करें तो उसको जिस तरीके से बीएलओज ने संपन्न कराया, उसके लिए भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनको बधाई दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयुक्त ने इस बात को भी कहा कि जितने भी मतदाता हैं, इस बार जो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, एक, किसी भी मतदाता का नाम उसकी सूची से ना कटे, और उसके लिए ग्राउंड स्तर पर व्यापक तरीके की जो तैयारियां थी, पारदर्शिता थी एसआईआर में, वो देखने को मिली और उसी तरीके की तैयारी की गई। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात को लेकर के साफ जो है अक्सर आंदोलित होती नजर आती हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जो नाम कटे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में भी आकर के उन्होंने चुनाव आयोग के बाहर एक बड़ा आंदोलन किया था और उनके साथ बसों में लोग आए थे जो जीवित थे और उनके नाम काट दिए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट अब देखना होगा
ग्राउंड पर कितना नजर आता है। हालांकि बीजेपी अपनी तैयारी लगातार कर रही है। संकल्प यात्रा की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी वो भी वहां पर पश्चिम बंगाल में कर रही है। डोर टू डोर जो कैंपेन है उसको खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन महीनों दिन पहले से ही जाकर के लोगों से मिलना, बूथ अध्यक्षों के साथ मिलना, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना, तो ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग की तैयारी है बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में कर रही है। और अब चुनाव आयोग की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 5 राज्यों की चुनाव के तारीखों का जब ऐलान हो गया है, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट सत्र खत्म होने के बाद से चुनावी रंग भी दिखना शुरू हो जाएगा।